हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाला है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, देन आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था और लैडर इफ एल्स पढ़ा था। अब आगे एक और स्टेप आता है नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर आप फिगर के अंदर देख सकते हो नेस्टेड इफ एल्स का कुछ कोडिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें दिया गया है, राइट। अब देखिए नेस्टेड यानी कि क्या, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर आप फिगर के अंदर देख सकते हो एक इफ कंडीशन ली हुई है, ठीक है, इफ कंडीशन 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऑब्वियसली हम इफ वाले पार्ट के अंदर चले जाएंगे, और जैसे इफ वाले पार्ट के हम अंदर जाते हैं हमें ऑलरेडी एक नई इफ एल्स की पेयर मिल जाती है। देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो इफ का जो स्टार्टिंग ब्रैकेट्स है उसके अंदर हमें एक और इफ एल्स की पेयर मिल गई है, ठीक है, यानी कि सिंपल इफ कंडीशन के अंदर इफ एल्स, और ये जो इफ हमारा स्टार्ट हुआ था ब्रैकेट्स वो यहाँ पर हमने एंड कर दिया और उसके बाद हमने लगाया एल्स। ठीक है, ये जो मेन इफ था उसका एल्स ये है, और एल्स के अंदर भी आपको एक और मिल जाती है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इस तरह से इफ के अंदर इफ होती है, इफ के अंदर इफ एल्स भी लगा सकते हो, इफ के अंदर लैडर इफ एल्स भी लगा सकते हो। ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था पूरा लैडर इफ एल्स, वो भी आप पूरा एक इफ के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर ये कुछ सिंपल सा है। अब ये कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है कि लाइफ टाइम यही स्ट्रक्चर रहेगा आपका नेस्टेड इफ एल्स का, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द ईयर अलग अलग टाइप के जो आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं, डेफिनेशन दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, उसके अनुसार उसके मुताबिक आपको ये नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर अपने हिसाब से चेंज करना होगा। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ध्यान रखेगा इसको। लेकिन सिंपल पहले मैं आपको ये बता देता हूँ प्रोग्रामेटिकली अपने डेव C++ के अंदर, ठीक है, किस तरह से करना है और कब कब किन किन जगहों पर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 नंबर है A, B और C। ठीक है, अब इन तीनों में से किसकी वैल्यू मैक्सिमम है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैक्सिमम फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले A, B और C तीनों की मैं कुछ डमी वैल्यूज दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से 5, 3 और 8। ओके, अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 3 में से मैक्सिमम कौन है वो मुझे फाइंड करना है प्रोग्रामेटिकली। इन तीनों की वैल्यू को देखने के बाद एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन हमें तो पता चल ही गया है, राइट, कि C की वैल्यू ही मैक्सिमम आने वाली है। लेकिन अब हमें सोचने के लिए प्रोसेस करनी है मशीन के पास। मशीन को डिसीजन लेने के लिए हमें समझाना है। हम ऐसा तो क्या कोडिंग करेंगे कि मशीन अपने आप समझ लेगा, मशीन अपने आप इन तीनों की कंपैरिजन करेगा और हमें आउटपुट के अंदर दे देगा कि फॉर एग्जांपल C इज मैक्सिमम। इस तरह का कोडिंग मुझे कुछ करना है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी, राइट। हमारे पास 3 अलग अलग नंबर है A, B और C। सबसे पहले मैं कौन से नंबर को किन के साथ कंपेयर करूंगा वो मुझे स्ट्रैटेजी सबसे पहले बनानी होगी, अदरवाइज हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे होगे कि सर क्या मैं इफ के अंदर तीनों को एक ही साथ कंपेयर नहीं कर सकता कि A वो है B से भी बड़ा होगा और वो C से भी बड़ा होगा, देन आफ्टर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ पर बता दूंगा A इज मैक्सिमम। नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेटर या फिर लेस देन कोई भी ऑपरेटर हो, लॉजिकल या फिर रिलेशनल, उसके थ्रू आप कोई 2 कैरेक्टर को ही, कोई 2 वैल्यू को ही क्या कर सकोगे, कंपेयर कर सकोगे। ठीक है, तो इसको अभी आपको खास ध्यान रखना है। तो मतलब कि ये जो तीसरा वाला वैल्यू है, वेरिएबल है, वो मुझे निकालना होगा। ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन या फिर लेस देन कोई भी वैल्यू हो, कोई भी ऑपरेटर हो, यहाँ पर आप उसके थ्रू कोई 2 वेरिएबल को ही कंपेयर कर सकोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि सबसे पहले मुझे A को B के साथ कंपेयर करना चाहिए या फिर C के साथ कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो वो स्ट्रैटेजी को समझने के लिए मैं आपको एक फ्लो डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझिएगा। अभी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये फ्लो डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर फॉर 3 नंबर्स। हमारे पास 3 नंबर है, राइट, A, B और C। अब प्रोग्रामेटिक के अंदर यहाँ पर आप इस तरह का जो डायग्राम देखने को मिलता है इसको आप बोलोगे फ्लो डायग्राम। क्या बोलोगे? फ्लो डायग्राम। अब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करने के लिए एक फ्लो डायग्राम सबसे पहले आपको अपने बुक के अंदर बनाना होगा। यहाँ पर आप कई तरह के शेप देख सकोगे, ठीक है, उस सभी शेप का कुछ मतलब होता है। चलिए समझते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है।
तो प्रोग्राम को स्टार्टिंग करने के लिए आपको फ्लो डायग्राम के अंदर डिनोट करना होगा सर्कल से। ठीक है, एक बार अगर आप सर्कल इस तरह से ड्रॉ करोगे यानी कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब डाउन एरो यानी कि नेक्स्ट स्टेप, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो कि रीड करना है ए बी और सी को, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू हमें रीड करनी है, सेट करनी है। तो ये स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिया है, देखिए। ठीक है, ए की बी की और सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी रीड कर ली यानी कि सेट कर दी इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ तक हो गया। अब वैल्यू को सेट करने के लिए या फिर रीड करने के लिए आप कौन से शेप का यूज करोगे, रेक्टेंगल शेप का यूज करोगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब मेन चीज आती है नेक्स्ट स्टेप। तीनों की वैल्यू सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कंपैरिजन करना है। देखिए, एक नई कंडीशन हमारे पास है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये कंडीशन हमें क्या करनी है, चेक करनी है। तो कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कौन सा स्ट्रक्चर है, इफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे फ्लो डायग्राम को। देखिए, इफ के अंदर आपको क्या लिखना है, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि सबसे पहले आपको कौन से दो नंबर को, कौन से दो वेरिएबल को चेक कराना है, कंपेयर कराना है, ए और बी को। राइट, सबसे पहले मैंने क्या कहा, ए ग्रेटर देन बी। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, हम सभी को मालूम है। ठीक है, बेस्ड ऑन अवर वैल्यू, ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कहाँ जाएंगे, इफ के अंदर जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स के अंदर जाएंगे। राइट, तो साथ ही साथ में एल्स पार्ट भी अपना बना देता हूँ। ये हमारा इफ पार्ट हो गया, ये एल्स पार्ट हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ के अंदर जाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। देखिए, फ्लो डायग्राम के हिसाब से ए ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू होगा तो हम इफ के अंदर जाएंगे, अगर फॉल्स होगा तो हम एल्स के अंदर जाएंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले ट्रू वाला पार्ट देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी कंडीशन को फ्लो डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस तरह का डायमंड शेप यूज करना है। ठीक है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू फॉल्स को दिखाने के लिए हमें क्या बनाना होगा, इफ का पार्ट और एल्स का पार्ट। ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला चलेगा। तो चलिए सबसे पहले ट्रू होगी जब कंडीशन, तब हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं अपने फ्लो डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें एक और कंडीशन चेक करानी है। देखिए, ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमें लिखनी है। अभी ध्यान रखिएगा, हमारी ये जो मेन इफ वाली कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगी तो अगेन हमें एक और कंडीशन चेक करानी है, ए को कंपेयर करना है सी के साथ। ओके, तो चले सबसे पहले हम वो भी कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लो डायग्राम ने हमें क्या कहा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई यानी कि ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी हो गई तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट ऑफ नहीं करना है कि ए इज मैक्सिमम। आपको सबसे पहले ए को एक और नए वेरिएबल के साथ कंपेयर करना होगा ना, सी के साथ। राइट, जब ए ऑलरेडी बी से बड़ा हो जाता है तब इफ के अंदर आने के बाद आपको ए को बचे हुए वेरिएबल्स के साथ भी क्या करना होगा, कंपेयर कराना होगा। राइट, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक और इफ कंडीशन लगानी होगी कि अब अगर एक सी से भी बड़ा है, ठीक है, तब जाकर मैं यहाँ पर फाइनली क्या कर सकूंगा, बोल सकूंगा कि ए इज मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ए इज मैक्सिमम। मैं ए को कब बड़ा बोल सकूंगा, जब वो बी से भी बड़ा होकर आया होगा और जब वो सी से भी बड़ा होकर आया होगा, तब जाकर मैं बोल सकूंगा ए इज मैक्सिमम, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब। ओके, अब हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम इसके एल्स में जाएंगे ना, तो इसका एल्स भी हमारे पास होना चाहिए। राइट, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर के अंदर कंफ्यूज मत होएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, ए को बी के साथ कंपेयर किया। राइट, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब ए की वैल्यू बड़ी होगी तब। राइट, जब ए की वैल्यू बड़ी होगी यानी कि वो ऑलरेडी बी से बड़ा होकर आया है यहाँ पर अंदर, तो अंदर आने के बाद हमने एक बार और ए को कंपेयर कराया सी के साथ। अब अगर ए सी से भी बड़ा हो गया तो फाइनली हम बोल सकते हैं ए इज मैक्स। राइट, अदरवाइज एल्स के अंदर हम कब जाएंगे, जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब सी की वैल्यू बड़ी होगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी और हम एल्स के अंदर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको क्या लिखना है, सी इज मैक्सिमम। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ए ऑलरेडी बी से बड़ा होकर ही आया था तो बी की तो हम बात ही नहीं करने वाले। राइट, तो अब हम ए को कंपेयर कराएंगे सी के साथ जो कि बाकी बचा हुआ था।
अब अगर ए सी के साथ बी बड़ा हो गया देन फाइनली हम बोल सकेंगे ए इज मैक्स। अदरवाइज जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हम एल्स के अंदर जाएंगे। एल्स के अंदर हम क्यों जाएंगे? जब यहाँ पर सी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तब। तो अब हम एल्स के अंदर जाएंगे और फाइनली हम बोल देंगे सी इज मैक्स। दैट्स ऑल, इतना आपको करना था। ध्यान रखिएगा जितना पार्ट मैंने अभी फिलहाल सिलेक्ट किया हुआ है इफ एल्स वाला, वो पूरा इफ एल्स वाला पार्ट हमने कहाँ पर लिखा है? एक इफ कंडीशन के अंदर लिखा है, राइट? यानी कि एक कंडीशन है उसके अंदर एक और कंडीशन है, तो इसी पार्ट को हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए वापस आते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। देखिए हमने ये पार्ट ऑलरेडी डन कर लिया। अगर ए सी से बड़ा होता है तो ट्रू पार्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे? ए इज मैक्स। देखिए जब ए सी से बड़ा होता है तो ट्रू पार्ट के अंदर हमने क्या लिखा? ए इज मैक्स। डन। ओके, दूसरा क्या था? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या लिखेंगे? सी इज मैक्स। तो वो भी हमने कर लिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ जाएंगे? एल्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पर हमने लिख लिया सी इज मैक्स। दैट्स ऑल। हमने एक पार्ट हमारा राइट हैंड साइड वाला पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमने ये पूरा का पूरा डन कर लिया। अब बारी आती है जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा? तो देखिए ए ग्रेटर देन बी जब फॉल्स होगा तब वो कहाँ जाएगा? एल्स पार्ट के अंदर जाएगा ना, प्रोग्रामेटिकली, राइट? जब ये हमारी मेन कंडीशन ही फॉल्स होगी तो वो कहाँ जाएगा? ये जो इफ था ना उसके एल्स पार्ट में यहाँ पर जाएगा अंदर, राइट? तो ओके, अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है? एक और कंडीशन चेक करनी है। देखिए बी को कंपेयर कराना है सी के साथ, राइट? तो हम एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इफ बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, ओके, ये हमारी इफ कंडीशन होगी। अगर बी सी से बड़ा हो जाता है तो फिर हम फाइनली क्या बोलेंगे? प्रिंटफ के अंदर बी इज मैक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे? एल्स पार्ट के अंदर, राइट? ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तब। तो ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? ऑब्वियसली जब सी की वैल्यू बड़ी होगी तभी होगी, राइट? तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे? प्रिंटफ के अंदर सी इज मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट पार्ट हो गया इफ एल्स वाला। देखिए फ्लो चार्ट के अंदर जब बी ग्रेटर देन सी कंडीशन ट्रू होगी तब हमने क्या प्रिंट करना था? बी इज मैक्सिमम। तो हमने वही किया है। देखिए जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट के अंदर हमने क्या किया? बी इज मैक्सिमम प्रिंट कर दिया। ओके, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा? देखिए फ्लो चार्ट के अंदर जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब आपको प्रिंट कराना है सी इज मैक्सिमम, राइट? तो इसीलिए जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमने एल्स पार्ट के अंदर क्या प्रिंट कराया? सी इज मैक्सिमम प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब देखिए फिर से आते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। हमने ऑल पार्ट को क्या कर लिया? इंप्लीमेंट कर लिया, सभी पार्ट को हमने बना लिया, राइट? तो लास्ट के अंदर हमें क्या करना है? एंड पार्ट। एंड यानी कि अब हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है। एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल आता है सर्कल के अंदर एक और सर्कल। ठीक है, इस तरह से दो सर्कल बनाओगे आप, इसको फ्लो चार्ट के अंदर बोला जाता है एंड पार्ट। तो अब जाकर हमारा पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है। फ्लो चार्ट को फॉलो करते करते हमने अपना प्रोग्राम भी पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ठीक है, अब आप फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये आप देख सकते हो अपना प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अब आप अपना पूरा स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। ओके, हमने प्रोग्राम सेव कर लिया है। अब हम बारी आती है फाइल को रन करने की। तो यहाँ पर हम फाइल को रखेंगे रन। ठीक है, कंपाइल हो गया है और ये हमारा आउटपुट भी आ चुका है। देखिए आउटपुट के अंदर क्या आया? सी इज मैक्सिमम आया। ठीक है, जो कि एकदम वैलिड ही है, सक्सेस ही है। क्यों? क्योंकि हमारी सी की वैल्यू क्या थी? 8 ही तो थी। ठीक है, जो कि ए और बी के मुकाबले मैक्सिमम थी। ओके, अब चलिए ए की वैल्यू को मैं मैक्सिमम करा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मैंने लिख दी 50। तो अब मुझे सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, मुझे अपना पूरा प्रोग्राम चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, हमने तो प्रोग्राम पूरा का पूरा परफेक्ट ही बनाया है। तो प्रोग्राम के अंदर आपको कभी भी ऑटोमेटिक चेंज नहीं करना है। ऑटो डिटेक्ट कर लेगा आपका सिस्टम कि मुझे इस प्रोग्राम को फॉलो करना है, जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मैं उसे फॉलो करूंगा और वही वाली चीज़ प्रिंट कराऊंगा। तो अब आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेक करनी है, चेंज करनी है। ठीक है, फाइल को रन करनी है और देखिए आउटपुट के अंदर क्या आ गया? ए इज मैक्स। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर अब आपका डिसाइड कर लेगा कि तीनों नंबर में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, किसकी मदद से? जैसा हमने यहाँ पर बनाया नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर, उसकी मदद से। ठीक है,
चलिए बी को भी वेरीफाई कर लेते हैं। बी की वैल्यू मैं बड़ी कर देता हूँ 301। फाइल को करेंगे रन, तो अब देख सकते हो आप बी इज मैक्स आ चुका है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा नेस्टेड इफ एल्स की मदद से आप 3 नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपने बनाया आपका नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर हर बार इसी तरह का सेम टू सेम नहीं आने वाला। आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट समझनी है, अपने हिसाब से आपको अलग अलग टाइप के क्या करने हैं, नेस्टेड इफ एल्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि इफ के अंदर इफ आ गया अब बस अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब इस इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स आ सकता है, राइट। इस इफ वाले के अंदर भी एक और इफ एल्स आ सकता है, बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम की डेफिनेशन। आपको प्रॉब्लम किस तरह का दिया गया है उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो आपको शांति से सबसे पहले क्या कराना है, अपने प्रोग्राम की डेफिनेशन को समझना है। फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए। आपको प्रोग्राम क्या किया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ 3 नंबर्स। तो सबसे पहले आपको 3 नंबर ले लेना है, उसकी वैल्यू सेट कर देनी है। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, आपको इस तरह का कुछ फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ था, लेकिन आपको क्या करना है, अगर 3 नंबर में से मैक्सिमम वाला चाहिए फ्लो चार्ट, तो आपको खुद से इस तरह से बनाना होगा। पहले इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ठीक है, अपने बुक के अंदर। अदरवाइज डायरेक्टली आप प्रोग्राम पहली बार तो कभी भी नहीं कर सकोगे। जैसा कि आपको फिलहाल अपने स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, वैसा ही आपको सेम टू सेम बनाना होगा अपने बुक के अंदर। 1 बाय 1 फॉलो करते जाइए, आपकी स्ट्रैटेजी अपनी खुद की बनाइए। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में कंडीशन क्या ली, देखिए ए और बी को कंपेयर कराया ना, ए ग्रेटर देन बी, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी यही प्रोसीजर फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल आप बी और सी को भी पहले यहाँ पर कंपेयर करा सकते थे, तो उस तरह से आगे बढ़िए 1 बाय 1। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहली फर्स्ट कंडीशन ए ग्रेटर देन बी ही होनी चाहिए। यहाँ पर आप ए को सी के साथ भी यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करा सकते हो, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब आपको यहाँ पर कंपेयर क्या कराना होगा, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ए जो है वो सी के साथ कंपेयर होकर ही आया होगा ट्रू पार्ट के अंदर, राइट। तो इस तरह से आपको सोचना है, थिंक करना है वाइजली, फ्लो चार्ट बनाना है स्टेप बाय स्टेप। एक बार अगर फ्लो चार्ट इस तरह से बन जाता है तो इस फ्लो चार्ट को देखने के बाद आपको फिर यहाँ से कोडिंग करना है स्टार्ट। अगर डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करोगे विथआउट मेकिंग फ्लो चार्ट तो कभी भी आपका फर्स्ट टाइम कोडिंग सक्सेसफुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप क्या बना लो, फ्लो डायग्राम बना लो। ठीक है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का फ्लो डायग्राम आपकी बुक के अंदर सबसे पहले ड्रॉ होना चाहिए, और इसी को फॉलो करने के बाद आप फिर अपने आप से नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर बना सकोगे, अदरवाइज कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको कंपलसरी फ्लो डायग्राम बनाना ही बनाना है, उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम करना स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज कभी भी आप समझ नहीं पाओगे कि ये हो क्या रहा है और क्यों मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर। अगेन मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर सेम टू सेम कोई भी प्रोग्राम के अंदर ये वाला नहीं आएगा। ईच एंड एवरी प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट ही आना है। ठीक है, डिफरेंट ही स्ट्रक्चर आपका आएगा, डिफरेंट ही कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम सबसे पहले बनाना है, उसके बाद आप बड़ी आराम से उसको कन्वर्ट कर सकोगे कोडिंग के अंदर। क्लियर, तो यह था हमारा प्रोग्राम 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस तरह से हमने समझा नेस्टेड इफ एल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन योर फ्लो डायग्राम। ओके, चलिए तो इसको नजर में रखते हुए सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं आपका होमवर्क। ठीक है, आप साथ ही साथ होमवर्क को भी नोट डाउन करते जाना। ओके, एक प्रोग्राम तो मैंने यहाँ पर करा दिया, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो एक और प्रोग्राम मैं दे रहा हूं, फाइंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम 3 नंबर्स। ये सेम प्रोग्राम मैंने फिलहाल आज के लेक्चर में कराया है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम कराया है, आपको होमवर्क में क्या करके आना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करके आना है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी प्रोग्राम के लिए आपको क्या कराना है, सबसे पहले फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उसको फॉलो करते करते आपका इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनते जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था। सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 4 नंबर्स। अब आपके पास 4 नंबर है, ध्यान रखेगा। ठीक है, अब आपके पास 4 नंबर है, अब तक हमारे पास 3 ही नंबर थे।
3 नंबर थे तो हमारा फ्लो डायग्राम कुछ इस तरह से बनता था, राइट, ए बी और सी के लिए। लेकिन अब आपके पास 4 नंबर है, ए बी सी और फॉर एग्जाम्पल डी, 4 अलग नंबर हो गए। तो अब आपको ये पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम क्या करना होगा, अपने हिसाब से नया बनाना होगा, चेंज करना होगा। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही चैलेंज होगा। 4 नंबर में से मैक्सिमम किस तरह से फाइंड करेंगे? क्या इस तरह से हो जाएगा सेम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते? क्या आप फाइंड कर लोगे? नहीं, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, फ्लो डायग्राम बनाए, शांति से थिंक करते करते बनाइए। ठीक है, परफेक्ट फ्लो डायग्राम बन जाता है, उसको आप फिर कन्वर्ट कीजिए अपने कोडिंग के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर में से निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखेगा। सेम उसी तरह से फाइंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम 4 नंबर्स। ठीक है, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है प्रोग्राम। फर्क कितना है, पहले आपको मैक्सिमम निकालना था, अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। ओके, देन आफ्टर लास्ट प्रोग्राम फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 5 नंबर्स। यहाँ पर एक और नंबर बढ़ गया, ए बी सी डी और ई। तो आपके लिए एक और स्टेप टफ हो गया आपका प्रोग्राम। ठीक है, एक और स्टेप आगे आपको बनाना होगा, आपका फ्लो डायग्राम थोड़ा एडवांस बनेगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान से शांति से स्टेप बाय स्टेप आपको फ्लो डायग्राम बनाना है। कि भैया सबसे पहले मैंने ए को बी के साथ कंपेयर किया, ओके, ग्रेटर देन लिखा है, मतलब कि ए बड़ा होगा। और अब अगर ए बड़ा हो गया है तो अब ए को कंपेयर कराने की बारी आई सी के साथ। अब ये इसमें भी ए बड़ा हो गया, तो अब ए को मैं किसके साथ कंपेयर कराऊंगा? डी के साथ कंपेयर कराऊंगा। एक स्टेप और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आपका फ्लो डायग्राम सबसे पहले बनाना है, देन आफ्टर उसको फॉलो करने के बाद आपको कोडिंग करना है। ठीक है, हो सकता है कई बार आपको नेस्टेड इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स लगाना पड़े, उसके अंदर भी एक और इफ एल्स लगाना पड़े, तो आपको लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे बड़ा उतना कोडिंग होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परफेक्ट कोडिंग करनी है आपको। ठीक है, ये 4 प्रोग्राम आप अगर सक्सेसफुल कर लोगे तो आप क्लियर हो चुका होगा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो आई होप ये चारों के 4 प्रोग्राम आप कवर कर लोगे। एक ही दिन के अंदर आपको ये सब कवर करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें आगे बढ़ना है अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो परफेक्ट एकदम ठंडे दिमाग से आपको सबसे पहले क्या बनाना है, 1 बाय 1 फ्लो डायग्राम बनाना है। फ्लो डायग्राम को बनाने के बाद उसको फॉलो करते करते आपको कराना है आपका कोडिंग। क्लियर? तो चलिए, ये था हमारा आज का सेशन, ओनली स्पेसिफिक फॉर नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक ये चारों के 4 प्रोग्राम आपको एकदम क्लियर कर लेने हैं। ओके।